सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, क्योंकि मोस्टली इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो उसमें से लाइक 3-4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि कंप्यूटर इज़ डिफाइंड एज अ प्रोग्रामेबल, ओके, इट इज़ डिफाइंड एज एन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा। सो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 3 फंक्शंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके। वो ये हैं कि ये स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और डेटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड एक यहाँ पे जो डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ एन प्रोग्रामेबल डिवाइस, दैट मीन्स कि वी कैन प्रोग्राम इट एज पर आर विल, तो हम जैसा चाहें इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो कंप्यूटर का एक एक्रोनिम है, ओके, द एक्रोनिम फॉर कंप्यूटर इज़ कॉमनली स्टेटेड एज, तो एक्रोनिम है यहाँ पे दैट इज़ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर, ओके, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब ये हमारे पास में एक इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। बट एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा, हाउएवर दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑफन रिगार्डेड एज अ myth, okay, and rather than an official definition, as the term computer originally derives from the Latin word computere, meaning to calculate, okay. So ये जो हमारे पास में जो फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन या फिर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, एक इसका एक अनदर अल्टरनेटिव भी बन जाता है कभी कभी, वो ये होता है यहाँ पे जैसे हमने कॉमन ऑपरेटिंग मशीन लिखा है तो दैट कैन ऑल्सो बी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज हो, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो 2 वर्ड्स में यहाँ पे चेंजेस हो, लेकिन ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं, ऑफिशियल एक्रोनिम नहीं है, एक बनाया गया है, ओके, इट इज़ जस्ट मेड आउट ऑफ इट। तो इसीलिए इसको हम रियल, मतलब हम ये नहीं कह सकते दिस इज़ एन यूनिवर्सल और एन ऑफिशियल डेफिनेशन टू द कंप्यूटर, बट एक्चुअल में अगर हम देखें इन रियलिटी तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर वर्ड्स कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर, दैट इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू कैलकुलेट, ओके, बिकॉज कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है मेजरली, ओके। इन एसेंस विद द एक्रोनिम प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्टिव कंटेक्स्ट, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और रिकग्नाइज्ड इन टेक्निकल लिटरेचर। ठीक है, तो ये इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट या रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न हमने आपको बता दिया, बिकॉज कई बार हमने देखा है कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ओके। नाउ फादर ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज चार्ल्स बैबेज, ओके। चार्ल्स बैबेज को कंसीडर किया जाता है एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ओके। ही इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू विद दिस टाइटल। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ही कंसेप्चुलाइज्ड एंड डिजाइन्ड द एनालिटिकल इंजन इन 1830s, ओके। सो विच वॉज अ मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटिंग डिवाइस। तो उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था इन 1830s दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द वेरी कंप्यूटर दैट वी ओन टुडे। सो फाउंडेशन स्टेप था कि एनालिटिकल उन्होंने एक इंजन बनाया था इन 1830s, जिसकी वजह से आज के दिन में जो हमारे पास में कंप्यूटर है दैट एग्जिस्ट टुडे, ओके। दो नेवर फुल्ली बिल्ट during his lifetime, his designs laid the groundwork for future and developments in computing, okay, clear है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सो द आंसर टू दैट विल बी चार्ल्स बैबेज। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टर्म है, दैट इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है? अब मोस्ट कॉमनली एलन ट्यूरिंग इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, बट दिस टाइटल इजेंट यूनिवर्सली एक्सक्लूसिव टू हिम। तो ये जो टाइटल है ये यूनिवर्सली एक्सक्लूसिव या फिर ऑफिशियल टाइटल के रूप में नहीं है। मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं फॉर एलन ट्यूरिंग दैट ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, ओके, बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स इन द ईयर 1930s to 1940s. Particularly, his concept of the Turing machine established a theoretical framework for the computers we use today. Also, he played a very significant role in World War II by designing machine that cracked the German Enigma code. Okay, so German Enigma code was an, like हम कह सकते हैं कि it was an encrypted code. So उसको like break करने के लिए, क्रैक करने के लिए he designed some machine, okay, which demonstrated the real world computing power. So दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल टाइटल, ओके, और यूनिवर्सली एक्सक्लूसिव टाइटल भी नहीं है ये, बट मोस्ट कॉमनली वी रेफर हिम एज एन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ओके।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स. तो राइट नाउ वी हैव गॉट the first generation of the computer जो था that was from the year time period 1940 to 1956, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था. ओके, एंड देन द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड. तो लार्ज साइज होते थे, हाई पावर कंजम्पशन था इनका. सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया, सेकेंड जनरेशन में जो कि एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 56 to 63, वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया. ट्रांजिस्टर्स को की यूज़ से क्या हुआ कि जो साइज़ था वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर हो गया और कम हीट डेसिपेशन वगैरह और कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाज आल्सो लेस. देन वी केम टू द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 64 to 71, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि आईसीज हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से फास्टर और स्मॉलर और मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स हमको देखने के लिए मिले. देन वी गॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स दैट इज फ्रॉम द 1971 टू द प्रेजेंट टाइम, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. ओके, दैट यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स, जो कि आज के दिन में हम लाइक सीपीयूज हम कहते हैं ना कि सीपीयूज हैं प्रोसेसर्स. सो स्टार्टेड विद द यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जिसकी वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस बनना शुरू हो गए. Then we are right now into a phase of the fifth generation, that is from the present time to the future, that has AI hardware and the quantum computing. Okay, and advanced AI capabilities के साथ में आएगा. So right now we are in this phase of the like fourth and fifth phase जो है, this is collaboratively moving on. Okay, but fourth phase जो था वो start हुआ था in 1971 and right now presently we are into this stage. Okay, moving ahead next about next things more. फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें कि विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर, बिकॉज इसके ऊपर मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो द फर्स्ट कंप्यूटर इज ऑफ often attributed to ENIAC. Okay, ENIAC is considered as the first computer, okay, a fully developed computer. इसका full form है Electronic Numerical Integrator and Computer. Okay, so Electronic Numerical Integrator and Computer, which was developed in the early 40s. Okay, 1940s में इसको early develop किया गया था. उसके बाद में अगर हम बात करें तो it was developed by किसने इसको बनाया था? It was John Mauchly and J. Presper Eckert at the University of Pennsylvania. Okay, at the University of Pennsylvania Moores School of Electrical Engineering. So completed in the year 1945 and became operational in 1946. Technology क्या use किया गया था? It approximately utilized 18,000 vacuum tubes. Okay, so 18,000 vacuum tubes को use करके इसको बनाया गया था. Which were the primary technology of the first generation of the computers. Purpose क्या था? Initially designed for military calculations, including artillery trajectory calculations and atomic bomb development. अब ये इसकी वजह से क्या हुआ कि लाइक व्हेन ENIAC वाज डेवलप्ड, तो ENIAC से उन्होंने जो मिलिट्री कैलकुलेशंस को करने के लिए सालों साल का टाइम लगता था, दैट यूज्ड टू गेट डन इन आवर्स एंड डेज. ओके, तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन, एंड दैट वाज द मेजर पर्पस. द मिलिट्री कैलकुलेशन वाज द मेजर पर्पस फॉर विच इट वाज मेड. ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेते हैं. इट वाज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बट कुड ओनली एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. ओके, सो ओनली वन इंस्ट्रक्शन को एक बार में वो एग्जीक्यूट कर सकता था. इनपुट was primarily through punch cards and output was generated on printouts. It was massive, occupying 1800 square feet and weighing nearly 30 tons. Okay, so 1800 स्क्वायर फीट्स का एरिया पे में ये बिल्ट आउट था और साथ में 30 टन्स का यहाँ पे लाइक इसका वेट था. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे. तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर समझते हैं. फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो मोस्ट बेसिक जो 4 फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर है वो है, पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है आउटपुट एंड फोर्थ इज स्टोरेज. अब इसको हम आगे के लेक्चर्स में भी बहुत ही डीपली इसको स्टडी करेंगे डेफिनेटली. ओके, विल बी स्टडिंग दिस डीपली. बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनपुट आप सभी को पता ही होगा कि एवरी कंप्यूटर रिक्वायर्स एन इनपुट. ओके, एवरी कंप्यूटर रिक्वायर्स एन इनपुट. तो इनपुट मतलब हमको प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दैट इज़ द इनिशियल डेटा जिसको लेके फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा. ओके, दैट इज़ द इनिशियल डेटा जिसको लेके कंप्यूटर प्रोसेस करता है. ओके, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द प्रोसेसिंग. तो फिर वो जो डेटा हम इनपुट करते हैं, ओके, डेटा जो हम इनपुट करते हैं उसको फिर प्रोसेस किया जाता है. ओके, वंस दैट गेट्स प्रोसेस्ड आउट देन वी गेट द आउटपुट. ओके, आउटपुट मिलता है एंड आउटपुट के बाद में उस आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं यूजिंग दी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, जो कि हमारे पास में अवेलेबल होता है.
Next, moving ahead further, will need to understand what is the input unit. तो input unit क्या होता है? Input unit of a computer is a crucial component that enables users to provide data and instructions to system. It serves as an interface between the external environment and the computer, allowing an interaction and the data entry. तो input unit क्या है? वो unit of the computer जो कि allow करता है एक user को data को input करने के लिए, okay? It's an first interaction point between an external world and inside the computer, okay? सो इसके जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हैं उसको समझ लेते हैं. कीबोर्ड आप लोगों को पता ही होगा, अब इसमें बताने की तो कोई खास ज़रूरत नहीं. माउस इज़ द अनदर. टच पैड जो कि हमको लैपटॉप्स पे देखने के लिए मिल जाता है, ओके, जो कि एक रिप्लेसमेंट होता है माउस के लिए, ओके. इट वर्क्स एज एन अल्टरनेटिव टू द माउस. देन वी हैव गॉट स्कैनर जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है, ओके, सो दैट इज़ द स्कैनर. देन वी हैव गॉट माइक्रोफोन दैट कैप्चर्स द वॉइस एंड कन्वर्ट्स इनटू लाइक डिजिटल सिग्नल फॉर द कंप्यूटर, ओके. सो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर से मैसेजेस को पास कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पास कर सकते हैं. वेब कैम, अ डिजिटल कैमरा दैट कैप्चर्स द वीडियोज एंड इमेजेस. टच स्क्रीन, द लाइक बेसिक जो आज के दिन में मोबाइल फ़ोन्स में हमारा इंटरेक्शन पॉइंट, दैट इज़ द टच स्क्रीन. तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इनपुट यूनिट. जॉयस्टिक जो कि गेमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. बारकोड रीडर्स जो कि आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह सभी जगहों पे देखा होगा, जो कि यूज़ किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ईजिली आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज एंड एज वेल एज एंट्री क्रिएट करने के लिए. सो बारकोड रीडर्स. सो दीज आर कॉमनली मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इन नाउ डेज ऑफ टाइम, ओके. इसके अलावा और भी डिवाइसेस जो कि इनपुट डिवाइस की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट these are the most commonly used ones in today's time. Next आगे बढ़ते हैं towards the output unit. Output unit क्या होता है? Output unit of a computer is responsible for converting the processed data into a human readable form, allowing users to perceive the results of the computation. अब जैसे कि हम अगर बात करें ENIAC में, अगर हम थोड़ा पीछे चलें ENIAC में, तो ENIAC में क्या था कि इनपुट वाज प्राइमरली थ्रू पंच कार्ड्स, ओके. पंच कार्ड्स को यूज़ करके, ओके, पंच कार्ड्स को यूज़ करके इनपुट प्रोवाइड किया और प्रिंट आउट्स की मदद से आउटपुट लिया जाता है. लेकिन आज के टाइम पे हम आउटपुट को आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट कॉमनली वी यूज़ एन मॉनिटर, ओके. तो मॉनिटर जो हमारा है, डिस्प्ले जो होता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, ओके. आउटपुट डिवाइसेस प्ले अ क्रूशियल रोल in facilitating interaction between the user and the computer by presenting information visually, audibly or in output or in printed form. ठीक है, ये बात भी क्लियर है. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है कि हमको जो रिजल्ट्स या फिर जो प्रोसेस डेटा हमको मिल रहा है उसको हम देख सकते हैं, उसके साथ में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, ओके. इट कैन बी विजुअली, ऑडिबली या फिर प्रिंटेड फॉर्म में वो हो सकता है. अब मोस्ट कॉमनली यूज जो आउटपुट डिवाइसेस उसको समझ लेते हैं. विजुअल आउटपुट डिवाइसेस जो कि है हमारे पास है मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर. तो मॉनिटर जो है डिस्प्लेज इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. तो ये प्राइमरी हमारा, जब अगर हम बात करें सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच इज़ द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस. तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हमारा हमेशा मॉनिटर ही होता है, ओके. बिकॉज एक कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर में एक मॉनिटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. विदाउट द मॉनिटर वी कैनॉट डू एनीथिंग, बिकॉज कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम करेंगे कैसे कुछ काम. तो दैट इज़ द रीज़न मॉनिटर इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, ओके. नेक्स्ट हम बात करें प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है. प्रोजेक्टर इज़ यूज टू लाइक प्रोजेक्ट इमेजेस एंड वीडियोज ऑन टू लार्जर सर्फेसेस एंड ऑल. नेक्स्ट हमारे पास में जो है दैट इज़ प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस. तो प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास में क्या क्या आता है? प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास में प्रिंटर है, फिर प्रिंटर के अंदर सब कैटेगरीज लाइक इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ओके. So inkjet printer क्या होता है? use liquid ink to create images on the paper. Laser printer uses laser technology to print high quality of the printouts. And dot matrix printer is an old technology जहाँ पर रिबन का यूज़ किया जाता था. अगर आप पुराने बैंक्स, अगर आप पहले बैंक्स वगैरह में तो एक प्रिंटर हुआ था जो किर करके वहाँ पे प्रिंट आउट करता था. सो दैट वाज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी था, लाइक जिसमें प्रिंट करना, और साथ में वहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पुरानी थी, ठीक है. बट स्टिल देर आर सम ओल्ड गवर्नमेंट ऑफिसेज जो कि अभी तक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही यूज़ करते हैं. मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट ऑडियो एंड आउटपुट डिवाइसेस, ओके. ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर्स आ जाते हैं, हेडफोन आ जाते हैं जो कि आउटपुट हमको प्रोवाइड करते हैं. सो यूजिंग स्पीकर एंड हेडफोन्स वी कैन गेट आउटपुट, ओके. Moving ahead, next then we have got something more as specialized output devices. तो specialized output devices में क्या होता है? प्लॉटर होता है. प्लॉटर का यूज़ हम करते हैं लार्ज स्केल ग्राफिक्स वगैरह के लिए, या फिर जैसे कि
अब जब प्रिंटिंग के लिए आप कोई जाएंगे ना कोई बहुत बड़ा दुकान में वगैरह जहाँ पे, तो वहाँ पे प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। तो सच एस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स वगैरह सब जो बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। देन वी हैव गॉट ब्रेल एम्बॉसर। ब्रेल एम्बॉसर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इनटू ब्रेल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स। तो टेक्स्ट जो होता है उसको ब्रेल के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रिंट करता है। ओके, सो दैट इज़ द ब्रेल एम्बॉसर। देन वी हैव गॉट 3D प्रिंटर, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके हम 3D मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन प्रिंट एनीथिंग इनटू अ 3D। ओके, सो 3D फॉर्म में हम जब प्रिंट कर सकते हैं जिस चीज़ लाइक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटर्स को। Next we come up with a like important part of a computer, that is CPU. अब CPU के लिए एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे CPU को मल्टीपल नेम से बुलाया जाता है। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द CPU। उसी के साथ में हमारे पास में सेंट्रल प्रोसेसर होता है, मेन प्रोसेसर या फिर सिंपली एज अ प्रोसेसर। तो ये सारे जो नाम है ना, ये सब CPU के नाम है। हम सेंट्रल प्रोसेसर बोले, मेन प्रोसेसर बोले या फिर प्रोसेसर बोले, तो वी कॉल इट एट, हम इसको कुछ भी बुलाएं। ओके, वी कॉल इट एज एनीथिंग। ओके, बट उसका मीनिंग सेम है, इट इज़ अ CPU। तो ये क्या काम क्या करता है? द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। इट एक्ट्स द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। तो CPU जो है ना, इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, कंप्यूटर का। अगर CPU नहीं रहेगा तो हमारे पास में कुछ भी, मतलब इन अ वे वी डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर होने के लिए CPU का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और CPU रिसाइड कहाँ करता है? CPU रिसाइड्स ऑन, ओके, CPU इट रिसाइड्स ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि मदरबोर्ड एक ऐसा लॉजिक बोर्ड होता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ एन, अगर आप कभी कंप्यूटर को ओपन करो तो आपको एक ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का पैनल देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज़ द मदरबोर्ड, जहाँ पे सारे कंपोनेंट, जैसे कि आपका CPU हो गया, रैम हो गया, फिर आपका जो भी स्टोरेज डिवाइसेस, तो सब कुछ जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। ओके, इसको अदर फॉर्म में हम लॉजिक बोर्ड वगैरह भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं CPU के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो CPU कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। उसके साथ में हमारे पास में कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं CPU के, दैट इज़ द रजिस्टर्स, कैश मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो इसका फंक्शनैलिटीज़ क्या है वो अभी हम समझ लेंगे डीपली, बट एक ओवरव्यू बताऊँ तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, वो नेम से ही पता चल जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसी के साथ में कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है? डायरेक्ट्स द ऑपरेशन विद इन द CPU। तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो डेटा का फ्लो होता है या फिर कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, किस वे से होगा, कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो वो सारी चीज़ों को काम, जो वो सारी चीज़ों का जो काम होता है ना, वो कंट्रोल यूनिट करता है। फिर उसके बाद में रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करते हैं। ओके, रजिस्टर्स होल्ड टेम्परेरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। देन वी हैव गॉट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है ये फास्ट एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को प्रोवाइड करता है। तो कैश मेमोरी को हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट। अगर हमारे पास में ऑप्शन में बोला कि विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी एंड कैश मेमोरी अगर उसके अंदर अवेलेबल, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द कैश मेमोरी, ठीक है। देन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है जो कि मैनेजमेंट ऑफ द डेटा फ्लो को ऑपरेट करता है बिटवीन द रैम एंड द CPU। तो रैम और CPU के बीच में जो डेटा फ्लो है उसको जो मैनेजमेंट है, उसका जो मैनेजमेंट है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है, MMU करता है। अब ALU के बारे में हम थोड़ा तो समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं। द ALU परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है जैसे कि कंपैरिजन एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। तो कंपैरिजन वगैरह भी, या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन अगर हो गया है तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। इसका रोल क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स। तो जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी कुछ काम होता है जो कि लाइक एक तरीके से मैथमेटिक्स या फिर लॉजिक्स को इन्वॉल्व करता है, तो वो सारा काम जो होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट एन कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट ओके कॉमनली रेफर्ड एज CU। ओके, CU इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ALU होता है, कंट्रोल यूनिट को हम CU कहते हैं। द CU डायरेक्ट्स द ऑपरेशन बाय द CPU बाय फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, decoding them and executing them by coordinating the actions by the ALU and the other components। तो ALU
ओके। ALU के साथ में प्लस जो अदर कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि कौन सा कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो कि एक प्रोसेस या फिर एक ऑपरेशन से डील आउट करने वाले, तो वो सारी चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो काम करने का काम कौन करता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद में हमारे पास में उसका अगर रोल के बारे में तो मैनेज द फ्लो ऑफ द डेटा विद इन द CPU एंड बिटवीन द CPU एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा, ऑपरेशंस किस तरीके से डील आउट होंगे, वो सारे काम जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट दैट इज द MMU। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का अगर हम बात करें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेटा फ्लो बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी रैम। तो मेन मेमोरी दैट इज द रैम और CPU के बीच में जो डेटा का फ्लो का मैनेजमेंट है दैट इज डन बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, इट हैंडल्स टास्क सच एज एड्रेस ट्रांसलेशन, कन्वर्टिंग वर्चुअल एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स into physical addresses in RAM, and additionally it provides memory protection, ensuring that the processes do not interfere with each other's memory spaces। इसका लोकेशन कहाँ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The MMU typically located between the CPU and the main memory। that means कि हमारे पास में जो CPU हमारा अवेलेबल है, CPU एंड हमारा RAM है, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे हमारा MMU इज लोकेटेड। ठीक है, बट ओके, इन सम मॉडर्न CPUs, आज के टाइम पे जो हमारे पास में जो मॉडर्न CPUs आ रहे हैं उसके अंदर MMU को डायरेक्टली, ओके, दिस MMU इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनसाइड द CPU इटसेल्फ। ओके, सो ये जो हमारे पास में ये जो यूनिट, मतलब अगर हम बात करें तो टिपिकली मोस्टली जो ये MMU यूनिट है, दिस इज एन इंटरफेस बिटवीन द CPU एंड द RAM। ओके, जो कि बाहर लोकेट होता है। लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न CPUs हमारे पास में बन रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये डायरेक्टली CPU के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद में मेमोरी यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो मेमोरी यूनिट का जो फंक्शन है वो समझ लेते हैं। मेमोरी यूनिट का फंक्शन क्या है कि जनरली रेफर्स टू एनी स्टोरेज कंपोनेंट ऑन इन अ कंप्यूटर प्राइमरली फोकसिंग ऑन रैम। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट हम प्राइमरली रैम को फोकस करते हैं। ठीक है, वी आर जब भी हम मेमोरी यूनिट बोलेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रैम। ओके, इट एनकम्पसेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ द मेमोरी टाइप्स विदाउट द स्पेसिफिक मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय द MMU। तो इसका जो मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज़ है वो इसके पास में नहीं होता है, उसके लिए हमको MMU का रिक्वायरमेंट होता है। अब लोकेशन के बारे में बात करें तो मेमोरी यूनिट जो होता है जनरली रेफर्स टू द मेन मेमोरी दैट इज रैम विच इज़ फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द CPU। तो CPU से अलग होता है। अगर हम बात करें तो CPU हमारा है और CPU से कनेक्ट होता है हमारा रैम। तो CPU और रैम में कोई भी, मतलब ये हम नहीं कह सकते दे आर कंबाइंड। ओके, सो दे आर नॉट कंबाइंड नॉट ऑन अ सिंगल चिप, बट येस दे आर सेपरेटली प्लेस्ड एंड कनेक्टेड थ्रू MMU यूनिट। ठीक है, MMU से ये दोनों कनेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज के बारे में चलिए बात करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? तो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है इट इज़ मोस्ट कॉमनली नोन एज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। एंड इट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट टेम्परली होल्ड्स डेटा, programs and instructions currently in use. It is directly accessible by the CPU, enabling fast read and write operations essential for the efficient processing. तो ये क्या करता है? ये टेम्पररली डेटा को होल्ड करता है। ओके, इट होल्ड्स डेटा टेम्पररली, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो कि करंट यूज़ में हैं हमारे पास में। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी, तो इसका कुछ फीचर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। उसका पहला फीचर होता है कि ये वॉलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, एक होता है वॉलेटाइल इन नेचर। तो प्राइमरी स्टोरेज इज टिपिकली वॉलेटाइल, मीनिंग इट लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो जब पावर को टर्न ऑफ करेंगे, मतलब कि अगर लाइट चली गई, जब तक लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है उसको, तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगा ऑटोमेटिकली सारा डेटा चला जाएगा वहाँ से। सो इसके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेन टाइप ऑफ दिस मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी में कंसीडर किया जाता है दैट इज़ द रैम। तो रैम जो है, रैम इज़ अ वॉलेटाइल इन नेचर मेमोरी। ठीक है,
उसी साथ में जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसमें एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का भी एक टाइप है, दैट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मीनिंग क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग होता है उसके अंदर डेटा स्टोर्ड रहेगा। ओके, वहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वहाँ पे डेटा रहेगा। ओके, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पे। ओके, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट, वहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसे अगर प्राइमरी मेमोरी में अगर हम बात करें तो रोम इज़ अ टाइप ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इन द प्राइमरी मेमोरी सेगमेंट। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा जो है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, दो टाइप्स में स्प्लिट आउट है, एक है रैम, दूसरा है रोम। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल है इन नेचर है, लेकिन रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब कि रोम के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है, ओके, वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। इट डजेंट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है उसको, एक बार स्टोर कर दिया तो परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रैम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। रैम मैंने एक चीज़ बता दिया कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, ये चीज़ समझ गया कि वॉलेटाइल मेमोरी का मीनिंग है कि यहाँ पे जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम पावर प्रोवाइड करेंगे तब तक उसका डेटा स्टोर रहेगा, जैसे पावर कट ऑफ वैसे तुरंत डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसका टाइप अगर हम समझ लें तो डायनेमिक रैम इज़ अ टाइप ऑफ दिस। तो डायनेमिक रैम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज डी रैम। तो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा, कॉमनली यूज्ड एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर्स। उसके बाद में एक स्टैटिक रैम होता है। व्हाट इज स्टैटिक रैम? डज नॉट नीड्स रिफ्रेशिंग, रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड, फास्टर देन डी रैम बट मोर एक्सपेंसिव एंड टिपिकली यूज फॉर कैश मेमोरी। तो स्टैटिक रैम जो है वो एक्सपेंसिव होता है, ओके, और फास्टर होता है डी रैम से, इसीलिए उसको ज़्यादातर कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट रोम। तो रोम में क्या होता है कि रोम इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब परमानेंट स्टोरेज, वहाँ पे रिटेन करता है इन्फॉर्मेशन को इवन इफ द पावर इज कट ऑफ। तो इसके अंदर टाइप्स अगर हम समझ लें तो वन इज कॉल्ड एज पी रोम, ठीक है। पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके अंदर से डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, डेटा इंस्ट्रक्शन को डिलीट नहीं किया जा सकता या फिर रीराइट नहीं किया जा सकता है। ओके, देन वी हैव गॉट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दैट इज द ईपी रोम। तो ईपी रोम में से डेटा को इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन विद अ यूज़ ऑफ अ यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट की मदद से उसमें डेटा को डिलीट किया जा सकता है और फिर रीप्रोग्राम किया जा सकता है। और उसके बाद में हमारे पास में दैट इज द ईईपी रोम। तो ईईपी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली, ओके, हम इलेक्ट्रिकली उसके अंदर का जो डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ईईपी रोम। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, तो हमारे पास में समरी है ऑफ आवर प्राइमरी स्टोरेज। तो हमने जो भी सब पढ़ा है, तो फर्स्टली वी हैव गॉट रैम। तो रैम क्या है? फास्ट एंड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द एक्टिव डेटा इन यूज। उसी के साथ में ये वॉलेटाइल इन नेचर होता है। देन वी हैव गॉट डी रैम, दैट इज ऑल्सो वॉलेटाइल इन नेचर, बट डी रैम को ज़्यादा मतलब बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। एस रैम जो होता है नो रिफ्रेशिंग नीडेड, फास्टर बट एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ ऑल्सो वॉलेटाइल इन नेचर। रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। देन रोम की कैटेगरीज क्या? पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। एंड देन वी हैव द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है दैट इज द हाई स्पीड मेमोरी फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड दैट इज ऑल्सो वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज एन कंप्लीट समरी ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। मूविंग अहेड टू द सेकेंडरी स्टोरेज। तो चलिए सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज पे बढ़ने से पहले कुछ और भी कंसेप्ट से थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड, रैम से। वी हैव गॉट समथिंग दैट इज नोन एज वी रैम। अब वी रैम क्या होता है? ओके, वी रैम इज़ नथिंग बट वीडियो रैम एक तरीके से। सो इसमें क्या होता है कि अ टाइप ऑफ अ मेमोरी, ओके, अ टाइप ऑफ मेमोरी स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर स्टोरिंग ग्राफिकल डेटा। तो ग्राफिकल डेटा को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी को यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एन वी रैम। ओके, सच एज टेक्सचर्स, फ्रेम्स, बफर्स, इमेजेस एंड वीडियोस को गेमिंग वगैरह के लिए ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो वी रैम है, वी रैम को स्पेसिफिकली बिल्ट आउट किया गया टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफिकल डेटा। अब जीपीयू एक होता है। ओके, जीपीयू क्या होता है? जीपीयू आप सब लोगों को पता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है ये हमारा, ठीक है। तो ये जो है जीपीयू जो है, गेमिंग जब आप करते हो तो जब भी आप एक लैपटॉप या पीसी खरीदते हो तो उसमें जीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बिकॉज हमको गेमिंग करनी है। तो जीपीयू जो है, जीपीयू एक ऐसा प्रोसेसर, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर डिजाइन टू एक्सेलरेट द रेंडरिंग ऑफ द इमेजेस एंड द वीडियोस। ओके, सो ये एक प्रोसेसर है जो कि डेवलप किया गया है स्पेशली टू एक्सेलरेट द प्रोसेसिंग एंड द रेंडरिंग ऑफ द इमेजेस
इमेजेस एंड द वीडियोस। जीपीयू को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो यहाँ पे इन ओके जीपीयू यूटिलाइजेस VRAM टू स्टोर द डेटा इन इट्स प्रोसेस। तो एक जीपीयू का एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज VRAM। तो VRAM इज यूज्ड इनसाइड जीपीयू, ओके, इट्स एन प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द जीपीयू दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ द ग्राफिक्स, दैट इज ग्राफिकल डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें हम थोड़ा इसका समरी अगर हम समझें तो हाँ, समरी नहीं, अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जांपल यस रैम के बारे में, तो रैम में दो कैटेगरीज होती है, दैट इज एन सिंगल पोर्टेड, ठीक है, सिंगल पोर्टेड रैम होता है एंड उसी के साथ में डुअल पोर्टेड रैम भी होता है, ठीक है। तो सिंगल पोर्टेड एंड डुअल पोर्टेड रैम हमारे पास में होता है। तो सिंगल पोर्टेड रैम क्या होता है कि इसके अंदर वन ऑपरेशन एट अ टाइम चल सकता है, मतलब एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन होगा। लेकिन डुअल पोर्टेड रैम जो होता है उसके अंदर दो ऑपरेशंस मतलब कि रीड एंड राइट एक साथ में चल सकते हैं उसके साथ में। अब परफॉर्मेंस जो होता है ये लिमिटेड बैंडविड्थ होता है, पोटेंशियल बॉटलनेक्स होता है, बट यहाँ पे हायर बैंडविड्थ हमको मिलता है। सिंपलर डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, ठीक है। अब उसके साथ में एक चीज़ जो अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल SRAM, DRAM, तो ये सब जो है ये सब सिंगल पोर्टेड रैम के एग्जांपल्स हैं। वहीं पे अगर हम बात करें VRAM के बारे में, तो ये जो है ये डुअल पोर्टेड रैम का एग्जांपल है, ठीक है। VRAM जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डुअल पोर्टेड रैम। ओके, क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, इसको अच्छा हम क्या कहते हैं वो समझ लो। इसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे कि हम जो प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं या फिर प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। वैसे ही इसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं या फिर एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। अब इसका जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि इसके अंदर जो भी कुछ आप स्टोर कर दोगे एक बार, वो लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व्ड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे अगर आपने कुछ स्टोर किया तो डिलीट हो जाएगा। तो पावर कट ऑफ से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। इसमें नॉन वॉलेटाइल नेचर में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अनलाइक द प्राइमरी स्टोरेज एग्जाम्पल रैम विच इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU एंड लूजेज इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, सेकेंडरी स्टोरेज रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड डाउन। तो ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज हम इसको कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ओके, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका की फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज़ ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब परमानेंटली स्टोर रखता है, लार्जर कैपेसिटी में अवेलेबल होता है, साथ में स्लोअर एक्सेस इसका स्पीड होता है। बिकॉज अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को तो हमको एक तरीके से, अगर हम सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती हैं, तो इसका जो स्पीड होता है इट इज़ जनरली स्लोअर देन दैट ऑफ रैम। तो रैम से ये स्लोअर होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है बिकॉज इसमें अब स्लोअर है तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। तो ये चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू द रैम एंड ऑल। जो प्राइमरी हमारा जो स्टोरेज है उससे ये चीपर होता है इन नेचर। अब उसके साथ में अगर हम इसके डिवाइसेस के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में बात करें, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर हार्ड डिस्क मोस्ट कॉमनली हमारा आता है, जो कि हर लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो फ्लॉपी डिस्क वाज एन एग्जांपल ऑफ एन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरी लो कैपेसिटी। ओके, सो ये 2 MB 3 MB इसके साइज इसमें जनरली फ्लॉपी डिस्क आते थे, जो कि अब यूज़ नहीं है। अब 2-3 MB में क्या आपका तो आज के टाइम में एक फ़ोटो भी नहीं स्टोर हो पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न नाउ इट इज़ नो मोर यूज्ड, बट इट वाज एन एग्जांपल ऑफ एन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट एन सॉलिड स्टेट डिवाइस। ओके, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस ने ड्राइव्स, ओके, SSDs जिसको हम कहते हैं, तो जो कि मोर फास्टर होते हैं देन दी SSDs, दैट इज़ द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होते हैं उससे फास्टर होते हैं। ओके, देन वी हैव गॉट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि CDs, DVDs, ब्लोरे डिस्क। तो ये सभी जो एग्जांपल हैं ये हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के। मूविंग अहेड, नेक्स्ट देन वी हैव गॉट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज USB फ्लैश ड्राइव्स, जो कि पेन ड्राइव्स होते हैं, साथ में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, ओके, दैट वी यूज़ फॉर द बैकअप एंड ऑल। एंड साथ में हमारे पास में क्लाउड स्टोरेज भी आज के टाइम पे अवेलेबल है। सो क्लाउड स्टोरेज क्या है? जैसे कि हमारे पास में गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल ड्राइव हो गया, ओके, देन या फिर हमारे पास में iCloud हो गया, ओके, iCloud या फिर वन ड्राइव दैट इज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट या फिर ड्रॉपबॉक्स। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस, ओके, जो कि परमानेंट इन नेचर रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपने कुछ स्टोर किया कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट द बस।
अब बस क्या होता है कंप्यूटर में, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बस इन अ कंप्यूटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स. ओके, सो इट्स एन कंपोनेंट इन द कंप्यूटर जो कि ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स सच एज द सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, उसको हेल्प उसको पूरा पूरा करने के लिए हेल्प आउट करता है. सो ये इसलिए बस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि कनेक्टिविटी पे ध्यान देता है. ओके, so we can say that without buses it will be nearly impossible for devices or the components of the computer to communicate with each other. Okay, moving ahead next, then the type of the buses को हम समझ लेते हैं. and then we have got first one is the address bus. तो address bus क्या होता है कि carries information about the memory address from which data is to be read or read or write. तो रीड या राइट करने के लिए जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको कैरी कौन करता है, उसको कैरी करता है एड्रेस बस. ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, मीनिंग इट कैन it only carries signals from CPU to memory. Okay, then इसका width क्या होता है, width determines how many unique addresses can be accessed. तो 32 bit अगर एड्रेस बस हमारे पास में तो 4 बिलियन लोकेशंस को हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ओके, 4 बिलियन दैट मीन्स कि अराउंड 4 GB. ओके, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. Then we have got the data bus. Data bus का function क्या है, carries the actual data between the CPU, memory and IO devices. Characteristic क्या है, bidirectional होता है, allowing data to flow in both directions. The width determines how much data can be transferred simultaneously. 64 bit से हम 64 bits ऑफ डेटा को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव गॉट कंट्रोल बस. तो कंट्रोल बस का काम क्या, कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द सीपीयू टू ईच अदर टू अदर कंपोनेंट्स टू मैनेज द ऑपरेशन. तो कंट्रोल सिग्नल्स को ये कैरी करता है. ओके, तो कंट्रोल बस का काम क्या है कि सिग्नल्स को, ओके, टू कैरी द कंट्रोल सिग्नल्स, ओके, फ्रॉम वन डिवाइस वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. ओके, इंक्लूड्स सिग्नल्स फॉर टाइमिंग एंड कंट्रोल, ensuring that the data transfers smoothly and conveys the commands and status information between the CPU and the peripheral devices. Next आगे बढ़ते हैं. then we have got some more types of the additional types of, then we have got one is then very special kind of a bus that is called as a system bus. तो system bus क्या होता है, system bus is a combination of the data bus, address bus and control bus. ठीक है, system bus क्या है, okay, what is a system bus? System bus is a combination of the data bus, address bus and control bus that connects the CPU to the main memory and the other components of the on the motherboard. देन वी हैव गॉट इंटरनल बस. बसेस जो कि इंटरनली एक कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल बस. एक्सटर्नल बस क्या होता है कि बस जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को सच एज यूएसबी पोर्ट्स और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बस. देन वी हैव गॉट एक्सपेंशन बस. एक्सपेंशन बस की मदद से हम और भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मदरबोर्ड में, जैसे कि हमारे पास में PCIe स्लॉट जो होता है. ओके, सो राइट नाउ वी हैव PCIe स्लॉट्स अवेलेबल, जिसको यूज़ करके हम SSDs को, अलग अलग डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं. सो यूजिंग दीज PCIe स्लॉट्स वी कनेक्ट देम. तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन बस. मतलब उसकी मदद से आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे समझ लेते हैं सारे डिफरेंट टाइप के बसेस को. तो डेटा बस क्या है, जो कि डेटा को कैरी करता है. एड्रेस बस क्या है, कैरीज द मेमोरी एड्रेसेस. कंट्रोल बस सिग्नल्स को कैरी करता है. सिस्टम बस कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल बस. इंटरनल बस जो कि इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है. एक्सटर्नल बस जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. एक्सपेंशन बस कनेक्ट्स द एक्सपेंशन कार्ड्स. ओके, तो मूविंग अहेड नेक्स्ट, देन वी हैव गॉट सम क्वेश्चंस ओवर हियर फॉर यू. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में, अ डैश इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइंड बाय डैश दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट, गिव्स द रिजल्ट. तो डैश क्या है, ओके, is a programmable electronic device and designed by Dash. तो CPU von Neumann, computer von Neumann, ALU von Neumann या computer Charles Babbage. इसका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल डिवाइस. ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको डिज़ाइन किया किसने था, चार्ल्स बैबेज ने डिज़ाइन किया था. ओके, इट वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या क्या चीज़ों को कंसिस्ट करता है? इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो देखो जो हमारा सीपीयू होता है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग तो करता है लेकिन इनपुट आउटपुट नहीं करता है। फिर कंट्रोल यूनिट तो होता है लेकिन प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज इसके अंदर नहीं होता है, इट डजंट कंसिस्ट ऑफ दैट, बट इट कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द रजिस्टर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अ सेट ऑफ एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर या फिर बस। तो इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज what? तो इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। एएलयू नहीं हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर तो हम सीपीयू को ही बुलाते हैं, बस जो होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइंस है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द डैश। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट क्या बोलते हैं? क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ ए एंड बी या फिर आईसी। तो वी कॉल इट एज अ नर्व सेंटर बिकॉज कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ नर्व सेंटर। जैसे कि हमारे बॉडी में एक नर्व सेंटर होता है जहाँ पे सारे डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जाता है और सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इन दैट वे ओनली, ओके। तो कंट्रोल यूनिट इन अ डिजिटल कंप्यूटर एक्ट्स एज अ नर्व सेंटर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में क्या सही है? दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी ऑक्सिड। तो वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, राइट है, परमानेंट होते हैं। दे आर चीपर, ये भी राइट है। दे आर लार्जर इन साइज, यस, ये भी बात सही है कि उसके अंदर जो साइज अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड द पेरिफेरल्स इज कॉल्ड अ बस, लाइन, मीडिया या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो सीपीयू और पेरिफेरल्स में जो कम्युनिकेशन लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट अ पेरिफेरल टू अ बस इज कॉल्ड, ओके। तो डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट अ पेरिफेरल टू अ बस इज कॉल्ड कंट्रोल रजिस्टर, नहीं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नो। इंटरफेस, वी कॉल इट एज एन इंटरफेस। तो एक डिवाइस जिसको यूज़ करते हैं हम कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को, मतलब एक बस पे कनेक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो पीसीआई के बारे में, तो पीसीआई इज़ एन इंटरफेस जिसकी मदद से हम एसएसडीज वगैरह को इंस्टॉल करते हैं हमारे सीपीयू के साथ ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव गॉट अ फिजिकल, ओके, अ physical connection between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer is known as, okay, a physical connection between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer is known as path, address bus, route, या all of these option will be address bus, okay। तो address bus जो है एक physical connection है between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग द टाइमिंग सिग्नल्स, ठीक है। कौन सा यूनिट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस? तो ऑपरेशंस के साथ में डील कौन करता है भाई? ऑपरेशन साथ में डील करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ a monitor, the higher the pixel, less clear the screen is, further apart the pixel, close together the pixel। तो close together pixel, जितना एक हमारा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जैसे कि HD है कि फुल HD है, ओके, 4K अल्ट्रा HD है या फिर 4K है, 16K है, जो भी है हमारे पास में, 8K है, 6K है। तो जब भी हमारा रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करता है, दैट मीन्स कि पिक्सल्स जो हमारे होते हैं, पिक्सल डेंसिटी इंक्रीज करता है, ओके। पिक्सल डेंसिटी इंक्रीजेस, ओके। पिक्सल डेंसिटी इंक्रीज होता है, और पिक्सल डेंसिटी जब इंक्रीज होगा तो जब हमारे पास में, समझ लो कि अगर हमारे पास में ब्लॉक था, तो पहले अगर हमारे ऐसे पिक्सल्स अरेंज थे, तो अगर हमारी यहाँ पे हमारा यहाँ पे रेजोल्यूशन इंक्रीज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई मूविंग फ्रॉम HD टू अल्ट्रा HD, सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही क्लोजली, बहुत ही फाइन लाइंस पे इस तरीके से यहाँ पे पिक्सल्स अरेंजमेंट, तो जो अभी हमारे पास में हमारे 1 by 1 सेंटीमीटर में इतने ही पिक्सल थे, अब यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी बढ़ गई है। तो पिक्सल डेंसिटी जब बढ़ती है तो हमारा रेजोल्यूशन, हमारा जो
क्लैरिटी ऑफ द मॉनिटर होता है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What type of devices are computer, speakers and headphones? तो कंप्यूटर, हेडफोन और स्पीकर्स कौन से टाइप के डिवाइसेस हैं? ये एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्राइजेस, स्कैनर्स, OCR या बारकोड। तो प्रिंटेड लाइंस का जो एक पैटर्न होता है जो कि ऐसे हमको नज़र आता है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके ऊपर ऐसा एक प्रिंटेड लाइन का पैटर्न आपको नज़र आएगा, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज एन बारकोड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर। तो डिजिटल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए क्या क्या है? डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज होगा बिकॉज सभी के सभी जो यहाँ पे डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर नोन एज एड ऑन डिवाइसेस, PC एक्सपेंशन स्लॉट्स, पेरिफेरल्स या स्पेशल बाइज। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, पेरिफेरल्स, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड जो होते हैं, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं कंप्यूटर में जो हम कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पेरिफेरल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एन अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कौन सी की को एक दूसरे की के कॉम्बिनेशन साथ में यूज़ किया जाता है? फंक्शन की, ओके। फंक्शन की क्या इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है? येस, इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। बहुत बार प्रोग्राम किया है, F1 to F12 जो हमारे पास है फंक्शन कीज होते हैं उसको इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम किया जा सकता है, तो ये दे कैन वर्क इंडिविजुअली। स्पेस बार की स्पेस देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एरो की उसको भी इंडिपेंडेंटली यूज़ किया। कंट्रोल की जो होता है उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, देन ओनली इट इज़ फंक्शनेबल। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है।